नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। मुद्दे की बात की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के इन दिनों पसीने छूट रहे हैं और वजह एक नाम जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से जुड़ा है। नाम है अनामिका शुक्ला, जो किसी रहस्य या पहेली से कम नहीं है। हालांकि शिक्षा मंत्री का दावा है कि ये पहेली सुलझा ली गई है, लेकिन पहेली अभी भी अनसुलझी ही मानी जा रही है। वजह ये रिपोर्ट देखकर समझने की कोशिश करिए। साजिश या अनजाने में गुनाह, एक नाम जिसे लेकर पूरा शिक्षा विभाग हैरान। हर महीने सरकारी खजाने को लगता गया चूना। एक नाम, 25 स्कूल और सैलरी कनेक्शन। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में एक नाम ने खलबली मचा दी है। खलबली मचने की एक नई कई वजह हैं, क्योंकि इस एक नाम ने शिक्षा विभाग की न केवल फजीहत कराई है, बल्कि एक बड़े रैकेट की तरफ इशारा किया है। ये रैकेट विभाग में नियुक्तियों से जुड़ा माना जा रहा है। असल में जिस नाम ने शिक्षा विभाग की नींद उड़ा रखी है, वो नाम बताया जा रहा है अनामिका शुक्ला। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के लिए ये नाम भूतिया बन चुका है, क्योंकि इस नाम की महिला का कोई अता पता नहीं चल रहा। मजेदार बात यह है कि इस नाम की महिला एक नहीं बल्कि 25 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रही है, और इस महिला ने अब तक उत्तर प्रदेश के खजाने से तनख्वाह के तौर पर 1 करोड़ से ज्यादा की रकम भी उठा ली है। दावा किया जा रहा है कि 25 विद्यालय प्रदेश के अलग अलग 10 जिलों में हैं। अनामिका नाम की इस महिला की तलाश शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है, लेकिन अब तक दर्ज कराए गए पते फर्जी ही निकले हैं, ऐसा दावा है। एबीपी गंगा भी अनामिका शुक्ला की तफ्तीश में निकला। कई जिलों में हमने अनामिका शुक्ला के रिकॉर्ड खंगालने की कोशिश की और अधिकारियों से इस बारे में बात की। सबसे पहले सुनिए अमेठी के बेसिक शिक्षा अधिकारी का क्या कहना है। ये अनामिका शुक्ला के संबंध में ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि ये 10 जिलों में कार्यरत है। हमारे जनपद में भी केजीबीवी भादर में है, तो इसे मार्च में जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी तैसे इसका मानदेय बंद करके इसको नोटिस इशू किया गया था। लॉकडाउन के कारण इसकी उपस्थिति यहाँ नहीं हो पाई थी। अभी पुनः जो है उसे एक नोटिस 4 जून को दिया गया है। 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने पक्ष में जो भी कहना हो उपस्थित होकर यहाँ कर सकती है। अन्यथा की स्थिति में एक पक्षीय कार्रवाई उसके सेवा समाप्ति की और जो भी विधिक कार्रवाई उसमें हो सकती है उसमें की जाएगी। सुना आपने, जिस टीचर का वजूद नहीं है उसे जिले के बीएसए साहब ने नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि उसे तो और 9 जिलों के अधिकारी तलाश रहे हैं। अब अलीगढ़ के बीएसए साहब को भी सुनिए, जिन्होंने नौकरी खत्म करते हुए एफआईआर तक दर्ज करा दी है। इतना ही नहीं, रिकवरी की नोटिस भी थमाई जा रही है। ये अनामिका शुक्ला नाम की महिला का प्रकरण हम लोगों के संज्ञान में आया है, जो कस्तूरबा बालिका विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षिका के पद पर तैनात थी और जनपद अलीगढ़ में इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नियुक्ति पाई और 5 माह का जो है मानदेय भी आरित किया गया इनका। जिलों में खलबली मचना स्वाभाविक है। महकमे का ये सवाल शिक्षा मंत्री के सामने सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए आया। मामले की गंभीरता को समझते हुए मंत्री जी ने इस मामले में एफआईआर के आदेश दे दिए हैं। नहीं, ऐसी रिपोर्ट सोशल मीडिया और मीडिया में आ रही थी। उसको संज्ञान में लेते हुए मई के अंतिम सप्ताह में हमारे विभाग ने जिन जिन जनपदों का नाम आया था उनसे संबंधित एडी बेसिक को ये जांच करने को कह दिया था। और अभी तक जो प्राथमिक जांच में मामला सामने आया है, मैनपुरी की रहने वाली एक महिला अनामिका शुक्ला, जिसकी बागपत के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में मूलतः जिसकी पोस्टिंग थी, जो बहुत दिनों से वहां अनुपस्थित चल रही थी, इसलिए उसका वेतन भी उसके खाते में नहीं जा रहा था, उसके अभिलेखों का इस्तेमाल करते हुए 4 अन्य जनपदों अलीगढ़, सहारनपुर, अमेठी और अंबेडकर नगर में शिक्षिकाएं उसके अभिलेखों का इस्तेमाल करते हुए कार्यरत थीं।
जिनके खातों में वेतन मद में लगभग 5 लाख रुपए की धनराशि का भुगतान हुआ है। ये मामला प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया है। इसकी और गहन जांच हो रही है और ये जिसका अभिलेख है उसके खिलाफ, जिन्होंने अभिलेख का इस्तेमाल किया है उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश दे दिए गए हैं और पूरी विस्तृत जांच इस संबंध में करने के आदेश दे दिए गए हैं कि अगर किसी अधिकारी की मिलीभगत से ये हुआ है तो उनके खिलाफ भी विभागीय और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। अनामिका एक रहस्य है, एक पहेली है। इसका जवाब मंत्री जी के पास इस तरह है कि मैनपुरी में एक टीचर के डॉक्यूमेंट हैं जो प्रदेश के अलग अलग जिलों में नौकरी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उनके मुताबिक सिर्फ 5 जिलों में ही ऐसा है। इनमें से एक अंबेडकर नगर भी है, जहां हजारों रुपए का भुगतान अनामिका को सैलरी के तौर पर हो चुका है, लेकिन जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। वहीं रायबरेली की बात करें तो यहाँ अधिकारी इस मामले में कार्रवाई का दावा कर चुप रहने में ही बेहतरी समझ रहे हैं। बछराव में नियुक्त है, तो हमने अपने यहाँ स्वतः संज्ञान लेते हुए जो 21 मार्च को आपने वेतन अवरोध कर दिया, तुरंत उनका वेतन मानदेय रोक दिया और उनके खिलाफ जांच बैठाल दी और उनको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया। कुल मिलाकर अनामिका शुक्ला कौन है, ये अभी भी तमाम दावों से साफ नहीं है। ऐसे में शिक्षा मंत्री की दलील को ही सही माने तो सवाल उठता है कि किसी टीचर के दस्तावेज किन हालात में लीक हुए और इन्हें लीक करने वालों में क्या विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं? अगर हैं तो फिर नियुक्तियों को मंजूरी कैसे दे दी गई? लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अनामिका नाम की इस पहेली का सुलझना शुरू हो चुका है, ऐसा दावा भी कोई नहीं कर सकता। हालांकि कासगंज में एक युवती को गिरफ्तार किया गया जो अनामिका शुक्ला नाम की जगह नौकरी कर रही थी, लेकिन फिर भी जो दावे हैं अभी इनका सच आना बहुत हद तक बाकी है। ये तस्वीरें गुजरे जमाने की नहीं हैं, लेकिन आज की तारीख में गुनाह भी किसी काले सफेद जैसा ही है। कासगंज के थाने में मौजूद इस युवती का नाम और वजूद दोनों ही सवालों के घेरे में है। किसी को यकीन न हो, लेकिन कासगंज में पुलिस और शिक्षा विभाग की जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई हो। थाने में इस युवती के बैठे रहने से पुलिस को लगने लगा है कि अब उस रहस्य से पर्दा उठने में देर नहीं, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग कई दिनों से माथापच्ची कर रहा है। उस रहस्य की कहानी तो आपके सामने आ चुकी है, लेकिन अब बताते हैं आपको इस युवती की कहानी जो पुलिस की सलाखों से चंद कदमों के फासले पर बैठी है। नाम है अनामिका सिंह। अनामिका सिंह को शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद अनामिका सिंह अपना इस्तीफा देने बीएसए दफ्तर पहुंची थी। दफ्तर में प्रक्रिया पूरी करने से पहले ही पुलिस बुला ली गई और युवती को गिरफ्तार कर लिया गया। नाम है आपका? अनामिका। नाम के बताइए, आप जो है किस तरीके से किसके डॉक्यूमेंट्स में नौकरी कर रही थी? चल लगवाया था किसी ने। क्या नाम था उसका? राज। पीछे तरफ पुलिस में आ रहा है। अनामिका को फर्जी शिक्षिका बताया जा रहा है। अनामिका शुक्ला के ही आधार पर अनामिका सिंह को पकड़ा गया है, जो उसके डॉक्यूमेंट पर नौकरी कर रही थी। अनामिका ने पूछताछ में खुलासा भी किया है कि मैनपुरी में किसी राज नाम के शख्स ने उससे नौकरी के नाम पर कागजात मांगे थे। अब इसके आगे की कहानी बीएसए से सुनिए। हमारा यहाँ का जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय फरीदपुर है, यहाँ पर अनामिका शुक्ला नाम से जो है वो एक टीचर कार्यरत थी। पूर्णकालिक शिक्षिका थी विज्ञान विषय की। अभी कुछ ही दिन पहले जो है संज्ञान में आया कि इसी नाम से जो है वो कई जिलों में कुछ शिक्षिकाएं कार्यरत हैं। पुलिस भी इस मामले में कार्रवाई कर आगे की जांच में जुट गई है। आधे अधूरे जवाबों के बीच सवाल कई सारे हैं और सबसे बड़ा सवाल सरकार की साख का है, जिसने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन उसके दावों को पलीता कैसे लगाया जा रहा है ये भी सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। स्कूलों की दुर्दशा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में भी इसका घिनौना चेहरा है। असल में देहरादून में एक निजी स्कूल पर बच्चे के यौन उत्पीड़न का आरोप है।
बच्चे के परिजनों का कहना है कि स्कूल के वार्डन ने उनके बच्चे का सेक्सुअल हैरेसमेंट किया और उसकी पिटाई की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है। अश्लील हरकत करी है उस स्कूल में, जो कुक खाना बनाते हैं वहाँ पे वो बच्चे के सामने दारू पी रहे हैं। आज को मेरे बच्चे के साथ है, कल को किसी के बच्चे के साथ भी हो सकता है। स्कूल को बंद करवाना चाहिए। प्रथम दृष्टया की जांच भी की और जांच में पाया कि हाँ ऐसा कुछ उसके साथ होना संभव है। ये सच्चाई है देहरादून के उस स्कूल की जिस पर एक बच्चे के यौन उत्पीड़न का आरोप है। बच्चे के परिवार का कहना है कि उनके बच्चे के साथ स्कूल में न सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ बल्कि उसे शारीरिक प्रताड़ना भी दी गई। अश्लील हरकत हुई है, वार्डन वहाँ पे है, आप बच्चे को वीडियो कॉल पे बात करा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, उसके बाद मार रहे हैं, उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। क्या क्या मतलब बनता है? और जब हम बोल रहे हैं उनको कि आप बात करवाइए वीडियो कॉल पे, तो वो कह रहे हैं नहीं हमारे फ़ोन में रिचार्ज नहीं है। ऐसे पॉसिबल है कि 3 लोग स्कूल में और तीनों के फ़ोन में रिचार्ज ना हो? बताया जा रहा है बच्चा अपने परिजनों से स्कूल की हरकतों की लगातार शिकायत कर रहा था, मगर लॉकडाउन की वजह से परिजनों को स्कूल जाने के लिए पास नहीं मिल पाया। परेशान परिजनों ने इसके लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को ट्वीट भी किया। परिजन जैसे तैसे स्कूल पहुंचे तो बच्चे ने वार्डन की करतूत बयां कर दी। मुझे वहाँ से पास नहीं मिले आने के लिए, और ये चीज़ हमने स्कूल को पहले ही बता दी थी कि हम नहीं आ पा रहे, तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हमने ट्वीट भी करा SI संदीप रावत जी को। उन्होंने हमें बोला कि हम उसको अभी नहीं भेज सकते, वो बच्चा जहाँ पर है उसको वहीं रहने दीजिए। परिजनों का आरोप बेहद संगीन है, इसलिए पुलिस ने फौरन ही मामला दर्ज कर लिया है। मेरे पास एक तहरीर आई तो उसमें हमने प्रथम दृष्टया की जांच भी की और जांच में पाया कि हाँ ऐसा कुछ उसके साथ होना संभव है, जिसके आधार पे उनकी तहरीर जो आई है उसके आधार पे हमने मुकदमा पंजीकृत किया गया और पॉक्सो एक्ट भी उसमें शामिल किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई तो शुरू कर दी है, मगर बड़ा सवाल ये है कि निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करते समय पुलिस की कलम अक्सर रुक जाती है। क्या इस मामले में पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच कर पाएगी? देहरादून से ABP गंगा के लिए रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। किसी भी सिस्टम के पटरी से उतरने पर हश्र क्या होता है, इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है। अब जरा नोएडा की एक तस्वीर देख लीजिए, जहां एक पति अपनी पत्नी को लेकर अस्पतालों के चक्कर काटता रहा, लेकिन किसी ने भी भर्ती करने की उसे जहमत नहीं उठाई। नतीजा, पत्नी की मौत हो गई। अब मामले की जांच कराकर कार्रवाई की बात कही जा रही है। गाजियाबाद का वैशाली का ये मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जहाँ उस विजेंद्र का आरोप है कि वो अपनी पत्नी नीलम को लेके जो 8 माह की गर्भवती थी यहाँ आया था। अब इस समय हम मौजूद हैं शारदा अस्पताल में। यहाँ पर भी वो जो व्यक्ति है वो अपनी पत्नी को लेकर के पहुँचा था। 8 माह की गर्भवती महिला को एडमिट करने से मना कर दिया। जाहिर तौर से बात है कि जिस प्रकार से अस्पताल की संवेदना खत्म हो चुकी थी, ये मौत, ये मातम मजाक बन चुकी इस व्यवस्था पर है, जिसमें एक आदमी की जिंदगी की कीमत क्या है, इसका राज खोलकर सामने आ चुका है। क्योंकि नोएडा में ये पहला वाकया नहीं है। इस बार जान उस महिला ने गंवाई है जो कुछ दिन बाद दुनिया में मां कहलाने वाली थी। महिला गाजियाबाद के खोड़ा की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि पूरी रात पति एम्बुलेंस में चक्कर काटता रहा नोएडा गाजियाबाद के अस्पतालों के। अपनी वाइफ को ESI लेके थे, ESI वालों ने बोल दिया कि जाके सेक्टर 30 ले आओ। सेक्टर 30 वाले कहने लगे कि वहाँ ले आओ, क्या नाम है, शारदा में। शारदा के बाद फिर जिम्स ले गए। जिम्स वालों ने मना कर दिया कि हमारे पे कोई बेड खाली नहीं है। फिर घूम करके हम फोर्टिस आए, फोर्टिस वालों ने मना कर दिया। फिर हम वहाँ पर आए कि मैक्स में, मैक्स वालों ने भी मना कर दिया कि हमारे पे बेड नहीं है। तो कुल मिला के फिर हमारी एम्बुलेंस में डेथ हुई।
आंकड़ों से अपनी पीठ थपथपाने वाली सरकार, मीडिया के सामने मुंह चलाते अधिकारी, दिल ही दिल में गदगद होने वाले अधिकारियों के पास इस परिवार के आंसुओं का कोई जवाब होगा, ये सोचना ही बेईमानी है। क्यों? आपको ये भी बताते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य महकमे की कमान संभालने वाले मंत्री जयप्रताप सिंह डिजिटल दौर में भी ऐसी खबरों से अनजान रहते हैं। फोन, मेल, ऑनलाइन मीटिंग के जमाने में मंत्री जी को यह खबर भी नहीं मिल पाती है कि प्रदेश में अस्पतालों के चक्कर काटते काटते एक गर्भवती महिला की जिंदगी को ग्रहण लग गया। सच में मिल नहीं पाती, या फिर मंत्री जी का जवाबदेही से बचने की सीधी कोशिश है। अब ये सूचना तो आप मुझे अभी दे रहे हैं, अब इसका हम पता लगाते हैं कि वो एम्बुलेंस में गई तो किस हॉस्पिटल पर गया, तो उसी हॉस्पिटल के MIC से पूछना पड़ेगा। मेरे पास अभी कोई सूचना नहीं है। जरा सोचिए, मंत्री को खबर नहीं और DM साहब ने मामले की जांच बिठा दी है, लेकिन सवाल है कि कितने मामलों की जांच बिठाकर कार्रवाई होगी और कितने अस्पतालों पर होगी, क्योंकि सवाल प्राइवेट अस्पतालों से लेकर सरकारी अस्पतालों के रवैये पर है। प्रकरण की जांच अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व और मुख्य चिकित्साधिकारी करेंगे। अगर किसी ने लापरवाही की है, सख्ती से कार्रवाई करेंगे। कोई भी अगर दोषी है तो बख्शा नहीं जाएगा। जांच में क्या होगा ये ना हमको पता ना आपको, लेकिन सच तो बाहर आ ही जाता है। गाजियाबाद के मैक्स हॉस्पिटल के बाहर जब ABP गंगा की टीम पहुंची तो कुछ ऐसा ही हुआ। नोएडा की सड़क पर एम्बुलेंस में दम तोड़ने वाली गर्भवती महिला के पति का आरोप है कि वो उसको लेके सरकारी और प्राइवेट 8 अस्पतालों में गया था। उसमें से एक अस्पताल गाजियाबाद का वैशाली का ये मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जहां उस विजेंद्र का आरोप है कि वो अपनी पत्नी नीलम को लेके, जो 8 माह की गर्भवती थी, यहाँ आया था। लेकिन आरोप यह है कि इस अस्पताल ने भी बाकी अस्पतालों की तरह, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनको एडमिट नहीं किया, जिसके चलते तकरीबन 13 घंटे रोड पर रहने के बाद उस महिला की मौत हो गई। इस अस्पताल में हमने अंदर जाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, लेकिन हमें रोक दिया गया। अभी भी एक शख्स आए हैं जो हमको रोक रहे हैं। क्यों? क्या कारण है? आप क्यों रोक रहे हैं? क्यों रोक रहे हैं आप ये बताइए। आप हाथ मत लगाइए। एक बताए आप हाथ ना लगाएं सर, ये 1 मिनट सर, आप हाथ ना लगाएं ना, हाथ ना लगाएं सर। आप बिना परमिशन सर, मैं रोड पर हूँ, मैं आपके प्रीमिसेस में नहीं हूँ सर। सर हम रोड पर हैं। लेकिन ये सिर्फ एकलौता गाजियाबाद के मैक्स अस्पताल का सच नहीं है, बल्कि इसमें नोएडा और गाजियाबाद के दूसरे अस्पताल भी जुड़े हैं। आप उन अस्पतालों के नाम जरूर जान लीजिए। इन सभी अस्पतालों तक ABP गंगा की टीम पहुंची। व्यवस्थाओं को परखने के लिए हमने जवाब लेना चाहा, लेकिन जवाब मिलना क्या इतना आसान है? क्योंकि जवाबदेही से बचने की परवाह ही होती तो फिर अस्पताल किसी की बेबसी को देखते हुए भी चक्कर क्यों कटवाते? अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब इसी तरह एक बाप अपनी बेबसी की गुहार लगाते लगाते सड़क पर मारा मारा फिर रहा था। उसने भी कई अस्पतालों के चक्कर काटे थे, लेकिन अंत में सिस्टम से लड़ते हुए वो हार गया और उसको अपने बेटे की जान गंवानी पड़ी। अस्पतालों का रवैया कोरोना में ही क्रूर नहीं है, इससे पहले भी रहा है। फर्क बस इतना है कि इस दौर में अब किसी एक अस्पताल का नाम नहीं चर्चा में है, बल्कि एक साथ कई अस्पतालों के चेहरे उजागर हो रहे हैं। गाजियाबाद से विपिन तोमर, नोएडा से भूपेश प्रताप और अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। तो जान लेने के बाद जांच का हवाला एक बार फिर से दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि जांच के परिणाम आएंगे या पुरानी जांचों की तरह ये जांच भी फाइलों में दब तोड़ देगी। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।